हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे मैथ्स का, ये डे नंबर 2 है। इससे पहले पहला क्लास हमारी हो चुकी है जिस पे काफ़ी बच्चों ने रिस्पांस दिया, बोला कि कंटिन्यू करना है। दैट्स व्हाई आई एम हियर। दोबारा से हम इस सीरीज को स्टार्ट किए थे। तो दोस्तों जैसा कि हमने ग्रुप पे बात किया था, उसमें आप सभी बताया था आपको जो मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा उसके मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं उसको यहाँ पे सॉल्व करा दिया करूँगा जितना भी पॉसिबल हो पाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, पहली क्लास में हमने जो दिया था आपको, सॉरी पहली क्लास नहीं, पहला सेट जो दिया था उसका आज हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसमें काफ़ी बच्चों ने सभी ने किया था और उसमें क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छे थे, तो लोगों के बहुत कम मार्क्स आए थे, 4 नंबर 5 नंबर, किसी के 10 नंबर आए थे, बहुत कम लोगों के। तो आज हम उसी को डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में जितना हो पाता है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो बचेगा वो कल की क्लास में डिस्कस कर देंगे, ताकि आप प्रैक्टिस करो मैथ, रीजनिंग वगैरह सब कुछ की। मैथ की प्रैक्टिस मैं इस वीडियो से आपको मैथ्स उस प्रैक्टिस सेट में जितने भी होंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, सिखा दूंगा। बाकी चीज़ें और जो हमारी क्लासेस चलती रहेगी वो चलती रहेगी जैसा अभी चल रहा है। तो चलते हैं आज का, देखते सीधे पहले स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या है, कहता है दो संख्याओं का योग, यानी कि कोई संख्या है, एक संख्या को मान देते हैं x और दूसरा संख्या को मान देते हैं y। देखो इस क्वेश्चन को ना दोस्तों आप सभी ने सॉल्यूशन देखा होगा, आपके पास जो प्रैक्टिस सेट मैंने दिया था उसमें सॉल्यूशन देखा था, आप सभी ने देखा होगा। उसमें कितने लेंदी से सॉल्यूशन थे देखा होगा आपने, किस तरह से इतने बड़े लेंदी थे। करना बहुत मुश्किल है, नहीं करेंगे हम, उस मेथड को यूज करेंगे ही नहीं, उस मेथड को यूज करेंगे ही नहीं। हम फैक्टर मेथड यूज कर देंगे यहाँ पे। वैसे यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फैक्टर मेथड। ठीक है, चलते हैं अब देखते हैं। बस आपको थोड़ा फैक्टर करना आना चाहिए, चीज़ों के साथ खेलना आना चाहिए। ये कह सकते हैं कि जो डेटा दिया गया ना उसके साथ आपको खेलना आना चाहिए, मजाक मस्ती करना आना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं है। एलसीएम हो, एचसीएफ हो, कोई सा भी टॉपिक हो, फर्क नहीं पड़ेगा आपको। देखो ये क्या कह रहा है, दो संख्या का योग 36 से। मान के चलो हम पहले संख्या x मानते हैं और दूसरी संख्या क्या मानेंगे, y मान देते हैं। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, दोनों का योग कितना दे रहा है, 36 दे रहा है। तो जो भाई 36 लिख दिया। अब क्या कह रहा है, एलसीएम तथा उनके एलसीएम तथा एचसीएफ कितना है, 3 है, और एलसीएम कितना है, 105 है। तो उन दो संख्याओं के व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा होता है, रिवर्स होता है, ये कह सकते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास कोई संख्या है x है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो या फिर कोई दूसरा y है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, y/x हो जाएगा, सॉरी 1/y हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसके व्युत्क्रम का हमें योग निकालना। तो देखो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होता है, HCF का फुल फॉर्म यही ना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का क्या मतलब होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे छोटा। कोई नंबर दिया गया है आपके पास, उन सभी का जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा कॉमन नंबर है वो 105 है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि कुछ दिया गया है, कुछ डेटा दिया गया है, उसमें सबसे बड़ा हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 3 है। तो अब देखो मैं यहाँ पे 36 दिख रहा है ना हमें, तो मैं यहाँ पे कुछ इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। रुको थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा परेशान मत होना, थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं। तो मैं इसको साथ फैक्टर करूंगा। देखो 105 दिखते ही मुझे क्या दिमाग में आएगा, और ये 3 भी दिख रहा है, तो 105 को दिखते ही दोस्तों मेरे दिमाग में क्या आएगा, मेरे दिमाग में आएगा 35 × 3 करने पे क्या आता है, 105 आता है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ से कुछ नंबर निकालने की कोशिश करेंगे। हमें इसी से हमें 2 नंबर बनाना है। तो x और y की वैल्यू हमें किससे निकालना है, इसी 105 से और 3 से निकालना है हमें x और y की वैल्यू। आप सभी ने देखा होगा उस जो सॉल्यूशन दिया था प्रैक्टिस सेट में, कितना लेंदी था, मैंने भी देखा था। तो देखा कितना लेंदी, मैंने दिमाग खराब हो गया देख के कि यार इतना लेंदी कैसे करेगा बच्चा, परेशान हो जाएगा। एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी ना होता है कि इतना स्टेप बाय स्टेप करेगा एक एक चीज़ को। तो मत करना, वो सब मत करना, वो सब फर्जी बातें हैं। देखो इस दोनों को मिला के ना हम 2 नंबर निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो अब देखो 35 और 3 के रूप में किसको फैक्टर किया मैंने, 105 को किया, 105 को 35 और 3 के रूप में फैक्टर किया। अब इसको भी फैक्टर कर देते हैं छोटा सा, यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। 35 को क्या हो जाता है, 7 × 5 × 3 होता है, और ये वाला भी 3 है अपने पास एक। यहाँ कलर चेंज करने की ज़रूरत लग रही है मुझे ताकि आपको दिक्कत ना आए।
इसको चेंज करते हैं, 35 को क्या लिखेंगे 7 इंटू 5 इंटू 3, और दूसरा वाला 3 भी था अपने पास। तो अब यहाँ से करने की कोशिश करते हैं। देखो 7 और 3 कितना होता है, 7 इंटू 3 21 और 5 इंटू 3 15। अब बताओ 21 और 15 36 होता है क्या? 21 और 15 36 होता है क्या? मैंने फैक्टर कर दिया ना। मैंने कहा ना आपसे दोस्तों, मैथ कुछ नहीं है आपके पास, आपको ना डेटा के साथ में खेलना आना चाहिए, मजाक मस्ती करना आना चाहिए। 21 और 15 कितना होता है, 36 होता है। मतलब हम कह सकते हैं हमारा x और y की वैल्यू कितना है, 21 और 15 हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कंडीशन कि x बड़ा है या y, तो हम इसमें किसी को मान सकते हैं। x बराबर 21 भी मान सकते हैं, x बराबर 15 भी मान सकते हैं, y बराबर 21 भी मान सकते हैं, y बराबर 15 भी मान सकते हैं। क्योंकि उसने एग्ज़ाम में या जो क्वेश्चन था सेट में, उसने ये नहीं दिया था कि x ग्रेटर देन y या फिर x लेस देन y। उसने ऐसा कुछ नहीं दिया था कि बड़ा कौन सा है, x बड़ा है या छोटा है कौन सा y, ऐसा नहीं दिया था। तो हमारी मर्जी, हम कुछ भी मान सकते हैं। तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई x और y की, 21 और 15। अब पूरा इरेज कर देता हूँ, दोबारा देखते हैं। x, y कितनी थी अपने पास, 21, 15। अब इसका क्या कर रहा है, अपोजिट निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम कैसे निकलता है, मैंने अभी भी बताया कि व्युत्क्रम होता क्या है, जो है उसको नीचे ले आओ, यानी 1/x निकालना क्या हो, 1/x और 1/y की वैल्यू हमें चाहिए। तो अब यहाँ से देख लेते हैं 1/21 प्लस 1/15। अब 21 और 15 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 21 और 15 का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 105 हो जाएगा। 105 हो जाएगा। 21 को 105 से क्या करेंगे, 105 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार आएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, प्लस 15 को 105 को 15 से डिवाइड करना है तो कितनी टाइम जाएगा, ये डिवाइड होगा 7 बार जाएगा। 15 7 105, तो 1 को करेंगे कितना हो जाएगा, 7 से हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 7 और 5 12 होगा। 7 और 5 12 डिवाइड बाय 105। अब इसको देखो 3 से दोनों ही कैंसिल आउट हो रहा है। 3 से करेंगे 4 बार, 3 से करेंगे 35 बार। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन डी इसका आंसर है, देख लेना आप, चेक कर देना। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 4/35। क्या किया हमने, जो एलसीएम और एचसीएफ दिया था उसका मैंने फैक्टर निकाल दिया, और फैक्टर निकालने से मैंने हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता चल गई। क्वेश्चन में ये नहीं दिया था दोस्तों कि एक्स बड़ा है कि वाई, तो इसलिए हमने क्या किया है, किसी को भी माने जाए अपनी मर्जी से। x बराबर 21 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, y बराबर 21 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है। तो उसका निकालना क्या था, अपना रिवर्स निकालना था, व्युत्क्रम निकालना था। तो 1/x प्लस 1/y की वैल्यू चाहिए था, तो हमने निकाल दिया 1/21 प्लस 1/15। एलसीएम लिए कितना आ गया। अब देखो आपको एक चीज़ और बताता हूँ एलसीएम कैसे देना। अब 21 और 15 है, मैंने 105 कैसे दे दिया बताता हूँ। क्या था अपने पास, 21 था और 15 था। देखो एलसीएम देने का एक तरीका है, आपको इतने में दिक्कत हो रही है ना, आप ये जो पहले मेथड करते थे ना 21 15, फिर यहाँ से 2 से 2, फिर 3 से 2, छोटे वाले से 2, 3 से 7, फिर 5 से मल्टीप्लाई, ये सब ना पुराना तरीका हो गया है, इसको मत करो, इतना टाइम नहीं होता आपके पास। आप सिंपल ही करो, फालतू मतलब स्पीड में लगाओ। देखो इसका एलसीएम निकालने का सबसे तरीका है, अब देखो इससे ये किसी वो एक नंबर है जिसके कॉमन हो, जिससे ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो अगर हम देखें तो 3 से ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाता है, 3 से 7 बार, 3 से 5 बार, 7 5 35, 35 आ गया। 7 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 35 आएगा। 35 के साथ में इसको और मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो कितना आ जाएगा, 105 आएगा। मैं डायरेक्ट इसीलिए दे दिया क्योंकि सीधे मैंने 21 और 15 से, मुझे याद है ये बहुत सारे टेबल, काफ़ी टेबल याद हैं, तो इसलिए मुझे पता है कि क्या लेना है नहीं लेना है। स्पीड ज़्यादा हो गई मेरी, कैलकुलेशन वगैरह की स्पीड अच्छी है, इस वजह से मुझे दिक्कत नहीं होती है छोटे मोटे कैलकुलेशन में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। इसका आंसर क्या था, 4/35 इसका आंसर था, ऑप्शन डी था। ठीक है, समझ आया आपको, एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से हाँ कि नहीं। देखते हैं अब दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है प्रॉफिट लॉस का। पहले क्लास में बताया था प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है और एमपी क्या होता है। क्या होता है एमपी क्या होता है, सीपी में हम जो कुछ ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा मनी, फिर वो बनता है क्या, एसपी बनता है। ठीक है, वैसे आपको पता होगा। अब देख करते हैं इसको। एक विक्रेता 225 रुपये की एक कलाई घड़ी खरीदता है, यानी कि सीपी कितना हो गया यहाँ से 225 रुपया।
ठीक है। उसकी मरम्मत पर 15 रुपये खर्च करता है। खर्च कौन करता है? विक्रेता। यानी कि मान लो मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, सस्ता में मैंने घड़ी खरीद के लाया, कितने में लाया? 225 रुपया में लाया, और 15 रुपये मैंने और खर्चा कर दिया उसकी रिपेयरिंग पर। मैं सेकेंड हैंड कोई घड़ी था 225 का, उसकी मैंने सेल नहीं थी, बैटरी नहीं थी, तो 15 रुपये मैंने बैटरी का लगा दिया। तो टोटल जो खर्चा है मेरा कितना हो गया? 240 का हो गया क्या? तो अब जो सीपी होगा मेरे लिए, वो क्या होगा? सीपी मेरे लिए ये 240 होगा, ना कि 225। 225 मेरे पास तब तक था जब तक मैंने उस पर एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया था। एक्स्ट्रा खर्च जो किया है वो तो मैंने जेब से किया है ना। ये जो 15 रुपये का मैंने उसमें सेल डलवाया है वो तो मैंने अपने जेब से डलवाया है। तो जब सेल डलवाने का खर्च लगा तो वो भी तो मेरा अपने जेब से गया है। तो टोटल कितना सीपी हो जाएगा? 240। यानी कि पहले जितने में ख़रीदा और फिर जितना मैंने उस पर एक्स्ट्रा खर्च किया, जितने में ख़रीदा और उस पर जितना मैंने एक्स्ट्रा खर्च किया, दोनों का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा? टोटल सीपी हो जाएगा। यानी सीपी मेरे लिए कितना? 240 का हो गया। देखो सीपी कितना हो गया? 240 का हो गया। कह रहा है यदि वह उसे 300 रुपये में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? सीपी 240 आ गया, एसपी कितना बोल रहा है? वो 300 बोल रहा है। तो यहाँ से देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 60 का हो रहा है क्या? 60 का प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 60 रुपये का दिख रहा होगा। अब 300 माइनस 240 करोगे 60 आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको घटाना, जोड़ना, डिवाइड करना आता होगा, इससे इतनी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊँगा, एक एक चीज़ को घटा के। तो 60 आ गया। अब प्रॉफिट होता किस पे है? प्रॉफिट या लॉस होता किस पे है? सीपी पे होता है दोस्तों। याद रखना, प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? सीपी पे होता है, और मार्कअप जो होता है वो भी सीपी पे ही होता है। लेकिन ध्यान रखना, डिस्काउंट जो होता है वो एमपी पर होता है। डिस्काउंट जो दिया जाता है वो मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो यहाँ पे 60 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, और ये किस पे हो रहा था? 240 पे हो रहा है। कितना होगा? 1/4 जाएगा क्या? 1/4 किसकी वैल्यू होती है फ्रैक्शन में? 25% की। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 25%। ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ रही होगी। अभी हमारी आज इससे पहले रीजनिंग की क्लास हुई थी, 8 बजे मैथ की क्लास होगी, और उसके बाद से फिर जीके की क्लास होगी। तो सी इसका करेक्ट आंसर है 25%। देखा आपने किस तरह से आप आराम से कर सकते हो बिना किसी फार्मूला का। फार्मूला तो मैथ में यूज करना ही नहीं है, स्पेशली अर्थमेटिक में। आप अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री वो सब में होता है, वहाँ पे ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे फार्मूला की कोई नीड भी नहीं है। देखो तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 750 रुपया है। विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी कितना है? 750 रुपया है, और क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है। क्रय मूल्य जो है यानी कि सीपी जो है वो क्या है? इसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना। 4/3 गुना करेंगे, 4/3 तो 1000 हो जाएगा। 1000 होगा क्या? एसपी, सॉरी सीपी कितना था? एसपी, ये 1000। अब 1000 कैसे निकल? देखो क्या कह रहा है? क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य क्या है अपने पास? 750 है। विक्रय मूल्य अपने पास 750 है। 750 का जब हम 3/4 करेंगे ना दोस्तों, सॉरी 4/3, तो आएगा 1000। 3 से इसको काटेंगे 250, 25 से 3 बढ़ जाता है 75, तो 25 × 4 फिर 100 होता है। 1 0 एक्स्ट्रा है तो 1000 हो जाएगा। तो सीपी 750 है, सॉरी एसपी 750 है, सीपी 1000 है। तो पूछ क्या रहा है? तो हानि परसेंट बताओ कितना था? सीपी 1000, एसपी 750 रुपये। तो पूछ रहा क्या? हानि बताओ। हानि कितने का हो रहा है? 250 का हो रहा है। किस पर होता है हानि? किस पर दोस्तों होता है हानि? बताओ ज़रा एक बार। हानि बताओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे शेर, हानि बताओ किस पे होता है? प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? मैंने बताया सीपी पे होता है। मार्कअप किस पे होता है? सीपी पर होता है। और डिस्काउंट किस पे होता है मेरे भाई? डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है? एमपी पे होता है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता रखा है। क्या आपको मेरी बात समझ आती है क्या? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है क्या? देखो 250 का यहाँ लॉस हो रहा था, किस पे हो रहा है? 1000 पे हो रहा था। अब देखो 250 कितना कटा? 1/4। इसका भी आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी 25%। देखो मैं इसको परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई नहीं करूँगा 100 से, क्योंकि मुझे पता है 250 को 1000 से कैंसिल आउट करूँगा तो 1/4 आएगा, और 1/4 की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में? 1/4 की वैल्यू
फ्रैक्शन में 25% होती है। 1/4 की वैल्यू फ्रैक्शन में 25% होती है। तो इसलिए मुझे याद है, इसलिए मुझे 100 करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मतलब कह सकते कि मेरा टाइम यहाँ भी सेव हो गया, मेरा टाइम यहाँ भी सेव हो गया। ये लिखने में तो टाइम लगेगा ना दोस्तों, आप बताओ, लिखने में तो टाइम लगता ही है ना, तो मैं इतना टाइम बचा सकता हूँ। तो आप भी फ्रैक्शन वैल्यू को आप याद रखना। देखो जैसे अगर हम बात करें ना 1/1 से शुरू करते हैं, 1 की वैल्यू 100% होती है, 1/2 50%, 1/3 33%, 1/4 25%। अब इसके आगे वाली देखते हैं। 1/5 हो गया 20%, 1/6 16.66, 1/7 14.28, 1/8 12.5, 1/9 11.11, 1/11 9.09, 1/10 10%। ये हो गया 1/11 तक हो गए थे। 1/12 8.33, 1/13 7.69, 1/14 7.14, 1/15 6.66, 1/16 6.25, 1/17 5.88, 1/18 5.26 नहीं 5.55, और 1/19 होता है 5.26, और 1/20 होता है 5%। तो इतनी चीज़ें आपको भी याद होना चाहिए। 1 से लेकर 20 तक का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप कर दोगे। अगर देखता हूँ, अगर हुआ तो मैं दे दूंगा ग्रुप में। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, यदि ए का 90% बी का 30% है तो B/A बताइए। यानी बी का ए से रेशियो पूछ रहा और कुछ नहीं पूछ रहा। देखो ए का 90% क्या 90% यानी कि 9/10 बराबर हो जाएगा किसका, बी का। थोड़ा छोटा लिखता हूँ। ए का 9/10 बराबर है किसका, बी का 3/10। 3/10 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, a बराबर 3b। तो कह सकते हैं b/a कितना आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा। b/a 3/1, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैंने ये 9/10 कैसे लिख दिया सीधे। कुछ लोग होंगे जो पता होगा इनको कैसे लिखा, कुछ दोस्त होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि 9/10 मैंने लिखा कैसे आखिरकार। तो वो इस तरह से लिखा मैंने। देखो ए का 90% दोगे, परसेंट का मतलब क्या होता है, 2 जीरो होता है। तो ए का 90% मैंने अपना टाइम बचाया, आपको भी करना पड़ेगा। बी का 30% डिवाइड बाय 100%। आया भैया, जहाँ भी परसेंट आएगा डिवाइड बाय 100 आना ही आना है। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती है नीचे डिवाइड आने से। तो ये जीरो से मैंने जीरो कैंसिल आउट कर दिया, जीरो से मैंने इस जीरो को कैंसिल आउट कर दिया, तो बच गया था अपने पास जो, वही चीज़ मैंने डायरेक्टली लिख दिया था। ए का 9/10 और इधर बी का 3/10। 10 से 10 कट गया। दो चीज़ें हैं बराबर में है, एक दूसरे अपोजिट साइड में है, और क्या है, सेम साइन है। अगर यहाँ पे कुछ और साइन होता तो कैंसिल नहीं होता, लेकिन सेम साइन होता तो कैंसिल आउट हो जाता। 3 से इसको काट दिया 3 बार। यहाँ से क्या आ गया था, 3a और यहाँ पे b आ गया था, ये चीज़ आ गई थी। तो यहाँ से अगर निकालें तो a/3a बराबर b हो गया था। a/b निकालने के लिए क्या आ गया था, 1/3 आ गया था। a/b 1/3 था, लेकिन यहाँ से पूछा क्या था आपसे, b/1, तो 3/a इसका आंसर हो गया था। ये चीज़ें भी कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है जहाँ पे बच्चे गलतियाँ करते हैं। ये b/a दिया था ना इसने एग्ज़ाम में, इसमें तो ऑप्शन नहीं है, 4 अलग अलग है 3/, लेकिन पहला ऑप्शन जो होता ना दोस्तों आपके पास 1/3 ही होता, और आप जानबूझ के गलती करते। जैसे आपको 1/3 दिखता आप जानबूझ के गलती करते, और आपसे एग्जामिनर यही तो चाहता है कि आप गलती करो, आती हुई चीज़ों को भी सिली मिस्टेक की वजह से गलती करो, यही चाहता है और आप करते। तो यहाँ पे तो नहीं दिया था खैर, लेकिन ध्यान रखना कि पूछा क्या है और ऑप्शन में क्या दिया गया है, पूछा क्या, इस बात पे ध्यान ज़्यादा रखना। a/b पूछा है या फिर b/a पूछा है, जैसा पूछेगा आप आंसर कर दोगे आराम से। थोड़ा सा 2 सेकंड ज़्यादा जाएगा मेरे भाई, लेकिन नेगेटिव में तो नहीं जाएगा। 2 सेकंड ज़्यादा दे देना, लेकिन नेगेटिव में करके मत आना।
अब ये था, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हुए, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। और 85% छात्र गणित में पास हुए, और 75% छात्र अंग्रेजी में और गणित में दोनों में ही उत्तीर्ण हो गए। यानी कि कह सकते हैं, एक तो ये कह सकते हैं कि वेन डायग्राम का है ये, वेन डायग्राम का है ये, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे वेन डायग्राम यूज नहीं करेंगे, आराम से कर देंगे बिना वेन डायग्राम का। देखो टोटल पास कितने हुए दोस्तों, 80% इंग्लिश में पास हुए और 85% गणित में। ये तो दोनों मिला के पास हुए। इंडिविजुअल 80% छात्र इंग्लिश में पास हुए और 85% छात्र गणित में पास हुए। लेकिन दोनों में कितने पास हुए, देखो अंग्रेजी तथा गणित दोनों में कितने पास हुए, 75% पास हुए। 75% पास हुए, इसको माइनस कर दो इसमें से, टोटल मिला के यानी कह सकते हैं कि मैथ में इतने 80% पास हुए, और इंग्लिश में 80% छात्र पास हुए और गणित में 85% पास हुए। दोनों को मिला के इंडिविजुअल बात करें तो कितना हो गया, 165% जो है पास हो गया। यानी कि यहाँ से दोनों इतना आ रहा है और यहाँ से दोनों, यहाँ से कितना आ रहा था, उसने दिया था 75% आ रहा था। तो यहाँ से अगर बात करें तो टोटल पास कितना निकल के आएगा अपने पास, 90%। 5 से 5, 16 में से 7 गया 9, यानी कि टोटल हम कह सकते हैं 90% मिला के आया, दोनों मिला के। 80% सिर्फ और सिर्फ किससे था, इंग्लिश से पास हो रहा था, 85% गणित से पास हो रहा था, मैथ से पास हो रहा था, और 75% जो था वो दोनों से मिल के पास हो रहा था। दोनों मिला के, दोनों से जो था कॉमन बच्चे था जो वो 75 पर, ये क्या है ध्यान रखना, कॉमन स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट हैं जो मैथ में भी पास हुए हैं और किसमें, इंग्लिश में भी पास हुए, 75%। तो यहाँ से हम अगर दोनों का निकालें, इंडिविजुअल का सम निकाल देंगे पहले, कितना हो जाएगा, 165 बच्चे अलग अलग पास हुए, यानी कि 80 इससे, 85 इससे। लेकिन 75 जो है उसमें से वो क्या है, वो कॉमन है, दोनों में पास हुआ है। 75% जो स्टूडेंट हैं वो दोनों में पास हुआ है ना, तो उस कॉमन को हम निकाल देंगे, अलग कर देंगे। वो जो कॉमन है उसको हम अलग निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये निकल के आएगा कि दोनों में पास कितने हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट से टोटल कितने पास हुए हैं, ये चीज़ हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो टोटल पास कितना हो रहा है, 90 स्टूडेंट पास हो रहा है, 90%। 90% अगर टोटल पास हो रहा है तो फिर फेल कितना हो रहा है, फेल कितना हो जाएगा, 10% होगा क्या, क्यों, क्योंकि 100% होती है कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है मेरे दोस्त। तो 100% होता है अपने आप में, और यहाँ पे टोटल पास कितना है, 90%, तो फेल हो जाएगा 10%। अब उसी का वैल्यू यहाँ पे दे रखा होगा। 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा हो गई है, थोड़ा सा उसको माफ़ करना। 40 छात्र है, परसेंट नहीं है, 40 स्टूडेंट जो हैं वो दोनों में फेल हो गए। तो इस 40 की वैल्यू कितना दिया है, ये 10% की वैल्यू 40 आ जाएगी, इस 10% की वैल्यू 40 आ जाएगी। समझ गए आप, बात को समझ रहे हैं। अब देखो एक रूल होता है, कौन बटा किसका, और गुना में जो पूछे वो गुना कर दो, ठीक। तो देखो अपने पास 40 की 10% की वैल्यू कितनी है पूछा, तो छात्रों की कुल संख्या है, तो सिंपल दिख रहा है 10% की वैल्यू 40 है, तो 100% की वैल्यू 400 हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे मैं दिखा देता हूँ, 10% की वैल्यू कितनी थी, 10% की वैल्यू कितनी थी 40, तो 100% की वैल्यू, इसको 10 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 10 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किया क्या था, दोनों स्कूल में कितने थे, सब्जेक्ट में बच्चे थे, 80% था इंग्लिश में पास था, और 85% जो स्टूडेंट था वो इंग्लिश में पास था। इंडिविजुअल सिंगल इतने एक सब्जेक्ट से था। लेकिन 75 बच्चे ऐसे थे परसेंट जो दोनों में पास थे, तो उस 75% को हम दोनों में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे दोनों में से, तो टोटल अपने पास आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट कितने पास हुए। तो और जो पास जब 90% आ गया था तो भैया फेल कितना होगा, फिर 10% ही तो फेल होगा। 90% पास हो गया तो 10% फेल हो गया, और इस 10% की वैल्यू क्या दे गई थी अपने पास, यही 40 दिया गया था। 10% 40 के बराबर था, तो 100% पूछा था। ये भी कर सकते थे आप,
40/10 इंटू 100। 10 से इसको 4 बार काटते हैं, 40 400, इसका वैसे आंसर आ जाता है। लेकिन ये करने का टाइम बचाने का होता है अपने पास, टाइम जितना से ज़्यादा सेव करो। तो सीधे यहाँ से देखो 10% की वैल्यू 40, तो 100% की पूछा है। 10 को इससे देखो कितना गुना करना पड़ रहा है, 10 गुना। इसको भी 10 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। सीधा सीधा आंसर आ जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं टाइम एंड वर्क को कर देते हैं। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी आएगा। क्या कह रहा है, ए बी सी एक काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए कितने दिनों में, 10 दिन में, बी कितने दिनों में, 12 दिन में, और सी कितने दिनों में, 15 दिन में। सबसे पहले इसका एलसीएम, 10, 12, 15 का एलसीएम होगा 60। मैंने जैसा आपको अभी बताया था ना एलसीएम लेने का ट्रिक, पहला या दूसरा क्वेश्चन में सेम लागू करना, आपको पता चल जाएगा। मतलब आपको क्या कहते हैं, एलसीएम निकालना आ जाएगा ईजी वे में। 10 से इसको काटो, 6 बार जाएगा, 12 से 5 बार जाएगा, 15 से 4 बार जाएगा। ये निकल गया। ये क्या हो गई, इसकी एफिशिएंसी हो गई, ये टोटल वर्क हो गया। अब क्या कहता है, ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं। चलो ए और भैया बी ने मिलकर काम स्टार्ट किया, ए प्लस बी ने किया और 4 दिन बाद छोड़ देते, यानी कि 4 दिनों तक किसने किया, ए और बी ने काम किया है। शुरू के 4 दिनों तक ए और बी ने शुरू किया और 4 दिनों बाद छोड़ देते, यानी कि ए और बी ने, बी ही है ना, ए और बी ने 4 दिनों तक काम किया। तो यहाँ से ए और बी कितने काम करते हैं, ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। तो दोनों मिलकर 4 दिन में कितना काम करेगा, 44 करेगा क्या, 6 और 5 11 हो गया। दोनों मिलके दोनों का जो योग होगा काम करने का कितना हो जाएगा, एक दिन का 6 और 5 दोनों को ऐड करेंगे 11 हो जाएगा। तो 4 दिन काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 44 काम ए और बी ने मिल करके कर दिया। ए और बी ने मिल करके 44 काम को कंप्लीट कर दिया। शेष काम कितना बचा, शेष काम पूरा में सी को कितना दिन लगेंगे, यानी कि जो रिमेनिंग काम बचा हुआ है उसको पूरा करने में सी को कितना टाइम लगेगा। तो सी को कितना टाइम लगेगा, अब देखते हैं। जो रिमेनिंग काम कितना बचा है, 60 टोटल काम था, 44 हो चुका है। अब काम कितना बचा है, 16 काम बचा हुआ है। 16 काम बचा हुआ है और इसको कौन करेगा, सी करेगा। 16 काम जो बचा हुआ है उसको कौन करेगा, सी करेगा। सी की एक दिन की एफिशिएंसी, या फिर आप कह सकते हैं सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता 4 है। एक दिन में सी कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो 16 काम को कितने दिन में करेगा, 4 से इसको कैंसिल आउट करो, 4 दिन में। 4 दिन है क्या ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है। यानी कि सी एक दिन में 4 काम करता है, तो 16 काम कितने दिन में करेगा, सी 4 दिन में कर देगा। 4 ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया होगा, आगे भी समझ आता रहेगा। देखो ये क्या है, मेंसुरेशन पे ऊपर एक प्रश्न है। क्या कह रहा है, 2 वर्गों की भुजाएं 12 मीटर और 5 मीटर है। यानी कि हम कह सकते हैं एक है A1 12 मीटर का, एक है A2 5 मीटर का। जिस वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, उसकी भुजा ज्ञात करो। यानी कह रहा है ये दो क्या है, स्क्वायर है, वर्ग की भुजाएं हैं, इनका जो क्षेत्रफल है उसका योग के बराबर में क्या है, कोई तीसरा एक वर्ग है उसके क्षेत्रफल बराबर है। तो उसका फिर आपसे साइड पूछा है, या फिर कह सकते हैं इसकी जो भुजा है वो पूछा है। ठीक है, तो देख लेते हैं निकाल के। यानी एक ए है 12 का और दूसरा A2 कितने का है, 5 का। इसका जब वर्ग है, वर्ग का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का, अब परिमाप क्या होता है, 4A होता है। हमें यहाँ पे किसकी बात हुई है, हमें एरिया निकालना है। तो इसका एरिया A1 वाला जो था, यानी कि जो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, वर्ग है अपने पास, उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। भुजा स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, 12 जो है इसका एक भुजा, दूसरे साइड जो है दूसरा वर्ग उसके भुजा कितना है, 5 है। तो उसका कितना हो जाएगा, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है। यही जो है अब इस दोनों को मिला करके एक तीसरा वर्ग बनाया गया है। तो ये कितना आएगा, 169 आएगा, 169 आएगा। अब ये तीसरा वाला जो भुजा यानी कि वर्ग बनाया गया है, तीसरा वाला वर्ग बनाया गया है, उसका ये क्या है, क्षेत्रफल है, एरिया।
तो यहाँ से हम अगर निकालें, क्या निकालें, साइड निकालें। साइड अगर निकालते हैं तो साइड कितना हो जाएगा, यहाँ से 13 हो जाएगा। 169 का अंडर रूट कितना होता है, 13 हो जाता है। 169 का अंडर रूट कितना होता है, 13 होता है। तो 13 ही इस आंसर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी में है। समझ में आया आपको क्या? देखो क्या कहा था, दो अपने पास साइड है, दो वर्ग हैं, वर्ग की भुजाएं हैं। एक वर्ग है जिसका A1 साइड है और उसकी वैल्यू कितनी है, 12 है। दूसरी वर्ग है उसकी भुजा कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। और इन दोनों के वर्ग के जो क्षेत्रफल है दोनों को सम कर दिया तो उससे एक तीसरा वर्ग बना। वो जो तीसरा वर्ग बना, स्क्वायर बना, उसका क्षेत्रफल निकला और उससे आपको पूछ रहा है कि भुजा बताओ। तो इसका स्क्वायर हो गया 144, इसका हो गया 25। दोनों को ऐड किए 169 हो गया। दोनों को ऐड करने के बाद 169 हो गया। तो 169 होने पे ये किसका अंडर रूट होता है, 13 का होता है। यानी 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। तो 13 ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, क्योंकि 13 का ये अंडर रूट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्या अगले सवाल पे चलते हैं। देखो ये तो वैसे इसका है, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री का है, वैसे आपके टॉपिक में नहीं है। तो मैं कहूँगा अभी इसको छोड़ दो, इस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप आराम से दूसरी चीज़ें करो, क्योंकि हम इसको भी कर सकते हैं। अगर देखो बताऊँ मैं आपको तो आराम से कर सकते हैं। देखो किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर ज़्यादा है। वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr होता है। 2πr वृत्त का परिधि होता है। और ये क्या है, वृत्त का परिधि उसके व्यास से 16.8। वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr होता है। और वो क्या कह रहा है, उसके व्यास से, व्यास क्या होता है, d होता है, यानी डायमीटर। डायमीटर के साथ में परिधि उसके व्यास से 16 पॉइंट अधिक है। तो 2πr की वैल्यू क्या होगी, d प्लस 16.8। अब बताओ d को क्या लिखते हैं, d बराबर 2r होगा क्या, r बराबर हम क्या लिखते हैं, d/2। यानी कि रेडियस यानी त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2। तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इसको जब हम क्रॉस कर देंगे तो d बराबर 2r आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2πr प्लस 2r प्लस 16.8 हो जाएगा। हमने 2d की जगह क्या लिख दिया, ये लिख दिया। और यहाँ पे फिर 2r, इसमें 2r कॉमन हो जाएगा, 2r कॉमन हो जाएगा। पाई माइनस का 1 करेंगे, वो कितना हो जाएगा, ये बराबर है, वो हो जाएगा 16.8। 2 से इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा। पाई की वैल्यू इसने बोला है 3.143 देना है। पाई की वैल्यू अगर हम इतना देते हैं 3.143 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2.143, लगभग कह सकते हैं 2.140 आ जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या, r बराबर, यानी कि r की वैल्यू निकालनी है ना अपन हमें, उस वृत्त की लागत लगभग परिधि है। अच्छा 2πr की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ से r की वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ पे ऊपर कितना 8.4 बचा था, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये लगभग कितने बार चला जाएगा, 4 टाइम्स चला जाएगा, लगभग ये 4 टाइम्स चला जाएगा। r की वैल्यू 4 आ गई। अब अगर परिधि पूछा है, परिधि क्या होता है, 2πr। तो देखो 2 इंटू पाई 22/7 होता है, इंटू r कितना था, 4 था। तो कितना, 22 दूना 44, 44 इंटू 4 168 आएगा शायद, 44 इंटू 4 डिवाइड बाय 7 कर देंगे। इससे अच्छा इसको हम काट ही देते हैं। 7 से लगभग 3 बार जाएगा, 4 तिया 12, 12 से 2 लगभग 24 बार जाएगा। एकदम पॉइंट में ही पूछा है तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन का खेल रहेगा, कैलकुलेशन का यहाँ पे खेल रहेगा। 3.14 देने से क्या बनता है, 4 दूना 8, 8 3 24 और 14 चौका 56, लगभग ये ऑप्शन बी जाएगा। हो सकता है देख लेना एक बार, यही जाएगा, क्योंकि पॉइंट में जाने के बाद फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 को 4 से। ठीक है, चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है।
ये देखो, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। यहाँ से कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा एक वर्ष के अंत में 650 रुपया और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाएगा। यहाँ देखो, जब भी CSI और CI की बात होती है ना, तो पहला वर्ष जो होता है उसमें ब्याज जो होता है वो एक जैसा होता है, क्योंकि पहले वर्ष ब्याज तो जुड़ता है किस पे, पहले वर्ष ब्याज मिलता किस पे है, P पे, यह है प्रिंसिपल पे मिलता है जो हमें कोई देता है या लेते हैं। उसके बाद जब दूसरा CI जुड़ता है तो वो ब्याज पे फिर से ब्याज लग जाता है, तो इस वजह से जो वहाँ से डिफरेंस स्टार्ट होता है कब, सेकंड ईयर से। फर्स्ट ईयर में कोई डिफरेंस होता ही नहीं है, फर्स्ट ईयर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पहले वर्ष में एक वर्ष में 650 रुपया हो रहा है, उसके बाद 676 रुपया हो रहा है। इसको कितने रुपये का ब्याज मिल रहा है, 26 रुपये का ब्याज मिल रहा है। 26 रुपये का ब्याज इसको मिल रहा है, किस पर ब्याज मिल रहा है 26 रुपये का, 650 पे मिल रहा है। तो अब यहाँ से हम P निकाल सकते हैं आराम से, सॉरी R निकाल सकते हैं, क्योंकि एक वर्ष में उसको 26 रुपये का ब्याज मिला और मिला किस पे, 650 पे मिला। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, R निकाल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। 13 से ये 2 बार जाएगा, 13 से 5 बार जाएगा, 50 से ये 2 बार जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 4% हो गया R बराबर 4% आ गया। अब पूछ क्या रहा है, कौन सी राशि। अब देखो ये जो है ना, आप इसको किसी भी तरह से बना सकते हो, प्रॉफिट लॉस में ही यह काम आता है, बहुत सारे रेशियो में, परसेंटेज सब में आता है। R कितना आया था अपने पास, 4% आया था। कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा एक वर्ष के अंत में इतना हो जाएगा, यानी कोई राशि है P राशि है, चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, यानी 4% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 4% उसको मिल रहा है। तो 104 कह सकते हैं, 4% जो वो उसको ब्याज के रूप में मिलेगा, हम कह सकते हैं प्रॉफिट है। तो 104 हो जाएगा, और कितना हो रहा है उसके बाद ये 650 रुपया हो रहा है। 650 इसको काटेंगे, 25 से कटेगा और ये 26 से कट जाएगा। 25 चौका 100, 26 चौका 104, और 26 से इसको काटेंगे, 13 से 2 बार, 13 से 5 0, 50 बार, 2 से 25 बार। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 625, 25 और ये 25, 25 इंटू 25, 625 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन C में है 625। क्रॉस गुना करने पर ये आ जाएगा 625, इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप रिलेट कर सकते हो दोस्तों किसके साथ, प्रॉफिट लॉस के साथ भी, परसेंटेज के साथ भी, रेशियो के साथ भी। ये जो 4% मिल रहा है वो उस बंदे का प्रॉफिट ही तो है। ये जो 4% मिल रहा है, P अमाउंट उसने दिया था, P रुपीज़, उसको वो 104 रुपये के रेट पर दिया था। P रुपीज़ जो दिया था वो 104 रुपये के % के रूप में उसको मिलेगा वापस। 4% वो ब्याज दे रहा, मतलब उसको कितना देगा, वो उससे 104% देगा जो भी दिया था। तो इसको हम बड़ा, और हमें मिल कितना रहा था, उसको 650 रुपये मिल रहा था। एक वर्ष के अंत में 650 रुपये वो उसको वापस कर रहा था। तो रेट निकालना, इसको बराबर कर दिया, कैंसिल आउट करने के बाद P की वैल्यू 625 आ गई। यही इस सवाल का आंसर होगा। चलो, तो आज की क्लास काफ़ी देर लेंदी हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होगी। और ये जो प्रश्न है ये थोड़ा यहाँ पे बनाना मुश्किल है, जगह नहीं है, बार बार मिटाना पड़ेगा, डेटा याद रखना मुश्किल। तो इसको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, सेंड करके। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।